नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पानी में घुलित ऑक्सीजन या डिजॉल्व ऑक्सीजन, या जैसे शॉर्ट में कहा जाता है डीओस के बारे में। ये क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये पानी में आती कैसे है, और ऑक्सीजन कम या ज्यादा होने पे क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं, और ऑक्सीजन को आप पानी में कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है और ये पानी में पहुंचती कैसे है। डिजॉल्व ऑक्सीजन दोस्तों, इसका जैसा फुल फॉर्म है डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ। ये पानी में नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन होती है। देखिए, नॉन कंपाउंड का मतलब यहां पे आप समझिए कि पानी में दो तरह की चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो वो जो पानी से जाके लिंक हो जाती है, जिसको केमिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करने की वजह से होती है। जैसे यदि सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बनती हैं आपस में, वो आपस में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। सोडियम अलग चीज होती है, क्लोरीन अलग चीज होती है, और ये आपस में मिलके जब ये आपस में इलेक्ट्रॉन के स्तर पर मिल जाते हैं तो एक नया पदार्थ बन जाता है, जिसको कहा जाता है नमक। तो ये आपस में क्या, कंपाउंड हो गए। नॉन कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे पानी है और शक्कर है। शक्कर को उठा के पानी में घोल दिया। अब ये पानी और शक्कर आपस में मिल तो गए, लेकिन पानी फिर भी अलग है और शक्कर फिर भी अलग है। तो ये पानी में शक्कर नॉन कंपाउंड फॉर्म में है। उसी तरीके से जो पानी में ऑक्सीजन होती है, जो कि नॉन कंपाउंड फॉर्म में होती है, पानी में जाके इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान से मिक्स नहीं होती है, उसको कहा जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। आप बिल्कुल इसको कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, जैसे पानी में शक्कर घोल दी जाती है। समझ लीजिए कि ऑक्सीजन तो आपको दिख नहीं रही है, वो गैस के फॉर्म में है, शक्कर सॉलिड फॉर्म में है। जिस तरीके से शक्कर घोली गई है पानी में, उसी तरीके से ऑक्सीजन घोल दी जाती है। डीओ की इंपॉर्टेंस क्या होती है मछली पालन में और एक्वापॉन्ड में। डीओ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दो तरह से इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन जो होती है किसी भी एनवायरमेंट में, चाहे वो हवा में रहे चाहे वो पानी में रहे, ये ऑक्सीडेशन करती है। पानी में ऐसे बहुत सारे जो केमिकल होते हैं जो बहुत जहरीले और खतरनाक होते हैं, ऑक्सीजन जो होती है उनको ऑक्सीडाइज कर देती है, छोटे छोटे रूपों में उनको तोड़ने में सहायता करती है, और वो तोड़ने के बाद पानी से रिलीज होकर बाहर चले जाते हैं। यदि पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो पहली समस्या तो मछलियों की मोटिलिटी की आएगी, दूसरी समस्या होगी पानी में की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो यदि पानी की टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता, यानी उसमें जहरीलापन कम करना है, तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये जहर जो पानी के अंदर मान लीजिए है, जैसे अमोनिया, दूसरी चीजें, इनको ऑक्सीडाइज करने में सहायता करती है। या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। डीकम्पोज जब चीजें हो रही होती हैं तो ये डीकम्पोज करने में भी सहायता करती है। अगर चीजें डीकम्पोज नहीं होंगी तो वो लगातार पानी में मौजूद रहेंगी और पूरे पानी को जहरीला बना देती हैं। पहली इंपॉर्टेंट तो दो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट होती है मछली पालकों के लिए, मछली के संबंध में। जैसे हम इंसान हैं, हम सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की संरचना, मछली के शरीर की जो बाह्य संरचना है, जो उसका आकार, रूप, रंग है, उससे अलग है। लेकिन जो मैकेनिज्म है, शरीर जिस तरीके से काम करता है, हमारे अंदर भी श्वसन होता है, उनके अंदर भी श्वसन होता है। हमारे जिस तरीके से एक इंसान के शरीर की कोशिका होती है जिसके अंदर राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, डीएनए होता है, सेम इसी तरीके से मछली के अंदर कोशिका होती है और उसमें भी न्यूक्लियस, राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें होती हैं। तो जिस तरीके से हमारे शरीर की कोशिकाएं काम करती हैं, उस तरीके से उसके शरीर की कोशिकाएं भी काम करती हैं। उसी तरीके से जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, मछली को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन दोनों के ऑक्सीजन लेने के माध्यम अलग है। हमारा ऑक्सीजन हम लेते हैं, हम क्योंकि हवा में रहते हैं, हम वायु मतलब हवा के महासागर में हम रह रहे हैं, तो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन क्या वायुमंडल में केवल ऑक्सीजन है? नहीं, वहां पर नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। केवल 21% ही तो ऑक्सीजन है। लेकिन हमारे जो फेफड़े होते हैं वो ऑक्सीजन को छानकर ऑक्सीजन ले लेते हैं, बाकी गैसों को बाहर छोड़ देते हैं। उसी तरीके से मछली में जो होते हैं गिलफड़े, जिन्हें गिल्स कहा जाता है, वो पानी और ऑक्सीजन जब दोनों मिक्स रूप से मछली के फेफड़ों के अंदर जाते हैं, गिलफड़ों के अंदर जाते हैं, तो वो वहां से ऑक्सीजन को ले लेती है, बाकी पानी छोड़ देती है। तो ये मछली की संरचना होती है। तो जिस तरीके से हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, मछली को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यदि पानी में ऑक्सीजन कम होगा तो पहली चीज तो ये समझिए कि पानी के अंदर विषाक्तता यानी कि जहरीलापन बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, मछली को सांस लेने में तकलीफ होगी और मछली दम घुटने की वजह से मर जाती है। फिर यहां पे सवाल आता है कि वो तो ठीक है, समझ में आया कि ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है, कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए।
तो मछली पालन के लिए जो रिकमेंड किया जाता है वो ये कि पानी में ऑक्सीजन का स्तर कभी भी 5 ppm 5 ppm या 5 mg पर लीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि इससे कम ऑक्सीजन का स्तर होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का, तो वहां पे ये समझ लीजिए कि पानी में मतलब मछलियों की मोटिलिटी अब संभव है और विषाक्तता भी बढ़ने शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला सवाल ये आता है कि ये तो समझ में आया कि डीओ क्या है, मछलियों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पानी में ये ऑक्सीजन आती कहां से है और वो क्या माध्यम है जहां से पानी के अंदर हम ऑक्सीजन ला सकते हैं। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन आने के दो माध्यम होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये समझिए कि जैसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कहां से आती है, वो आती है फोटोसिंथेसिस, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की वजह से, क्योंकि पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी जल लेते हैं और बदले में वो ग्लूकोज पैदा करती हैं और बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन पैदा कर देते हैं। ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं वायुमंडल में। उसी तरीके से पानी के अंदर पौधे मौजूद होते हैं, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन हो, पादप प्लावक हो या फिर और बड़े किस्म के पौधे हों, वो फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो उसके माध्यम से भी पानी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाती है। पहला तरीका तो ये होता है। लेकिन इसके साथ में एक सवाल ये आता है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी अपने बताया है कि पानी के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना कि किसी प्रकार के पेड़ पौधे जैसे कि लेमिना, पिस्टिया, कॉर्निया, हाइड्रोला, वेलेस्नेरिया, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको इनको सबको रिमूव कर देना है। लेकिन यहां तो बात कट रही है कि जब पानी के अंदर ये चीजें ऑक्सीजन बढ़ाते तो इनको क्यों पानी के अंदर रखा जाता है। उसका कारण ये है कि कभी भी 1 रुपए कमाने के लिए 2 रुपए खर्च नहीं किए जाते, वरना आप जितना 1 रुपए कमाएंगे उतना 1 रुपए का घाटा खाएंगे। उसी तरीके से ये जो पौधे हो गए माइक्रो वेजिटेशन, जिसको कह सकते हैं वेजिटेशन, जैसे कि हाइड्रा, पिस्टिला, कॉर्निया, वेलेस्नेरिया, ये सारी जो चीजें हो गई, ये जितनी मात्रा में ऑक्सीजन पानी के अंदर प्रोड्यूस करती हैं उससे कहीं ज्यादा पानी में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सोख लेती हैं। ये जगह भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती हैं, जैसे मछलियां अनकंफर्टेबल फील करती हैं और मछलियों के लिए हानिकारक एट द एंड साबित होता है। इसलिए ऑक्सीजन के जो ये स्रोत हैं कि बड़े पौधे पानी में मौजूद हो, और जैसे हम यूजुअली अपने आसपास ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत के तौर पे जो होते हैं पेड़ पौधों को लेते हैं, लेकिन पानी में उन्हें इसलिए नहीं लिया जा सकता है, हालांकि वो स्रोत हैं ऑक्सीजन के। दूसरा जो होता है वो होता है फाइटोप्लैंक्टन, तो उससे तो हम पानी के अंदर बढ़ाते ही हैं और वो भी पानी के अंदर ऑक्सीजन अधिक से अधिक पैदा करते हैं। तो ये तो हो गया पहला माध्यम। दूसरा माध्यम आप समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि जो मछली होती है, जैसे कि तालाबों के अंदर तो बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से हम एरिएशन करते हैं, लेकिन जो नदियों में मछलियां होती हैं उनको कभी हम एरिएशन नहीं देते हैं और हजारों साल से मछलियां वहां पे जीवित हैं। ऐसा क्यों? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जो दूसरा माध्यम एरिएशन का वो क्या है। इसके लिए आप ये समझिए, जैसे मैंने शक्कर और पानी का एग्जांपल दिया था कि जिस तरीके से हाफ डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है, पानी में घुली जैसे शक्कर हम घोल देते हैं उस तरीके से ऑक्सीजन घुल जाती है पानी में आके। तो यदि पानी में शक्कर घोल ली है तो क्या करना होगा? उसके लिए 2 काम करने होंगे। सबसे पहला जो काम होता है वो ये कि या तो पानी में हम शक्कर को डाल दें या तो शक्कर को पानी में डाल दें। सेम यहीं पे ये प्रोसेस होती है। और नदियों में क्या होता है कि जब पानी बह रहा होता है तो पानी छलकता है, छलकने से पानी उड़ता है, पानी की छोटी छोटी बूंदें बनती हैं और वो वायुमंडल के संपर्क में आती हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन घुल जाती है। तो ये नदियों में ऑक्सीजन घुलने का एक माध्यम होता है, इसलिए नदियों का पानी ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है कंपेयर टू किसी तालाब के पानी में, और बहते हुए पानी में इसलिए ऑक्सीजन की समस्या कभी नहीं होती है। तो दूसरा माध्यम तो ये होता है, लेकिन तालाबों में वो माध्यम उपस्थित नहीं होते हैं। और जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, क्योंकि हमने माइक्रो वेजिटेशन जो है, जो कि बड़े पौधे जलीय पादप, उनको तो हटा दिया है, अब हमारे तालाब में ऑक्सीजन का केवल एकमात्र स्रोत क्या बचा है? यहाँ तो पानी बह नहीं रहा है तो वो स्रोत भी चला गया और केवल यहाँ पे बचे हैं फाइटोप्लैंक्टन। अब फाइटोप्लैंक्टन इतने नहीं होते हैं कि पानी में इतनी ऑक्सीजन पैदा कर दें कि पर्याप्त रूप से मछलियों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए। इसके लिए फिर हम यूज करते हैं एरिएशन की मेथड। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हैं। एरिएशन की मेथड क्या होती है? एरिएशन के अंदर बहुत अलग अलग तरह के एरिएटर यूज किए जाते हैं, लेकिन पानी में ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने के लिए बेसिक जो प्रिंसिपल है वो 2 कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। सबसे पहला कि हवा को पानी के अंदर डाला जाए और दूसरा पानी को हवा में उछाला जाए। इन जितने भी एरिएशन सिस्टम है केवल इस 2 कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं। लेकिन कौन कौन से सिस्टम हैं एरिएशन के जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होते हैं? इंडिया में हालांकि वो कुछ लिमिटेड ही यूज हो रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन कौन से यूज होते हैं?
सबसे पहला होता है ग्रेविटी एरिएटर। आपने सीढ़ियां देखी होंगी ना, ऊपर यदि पानी है और उसको डायरेक्ट पानी नीचे ना लाके अगर अपन सीढ़ियां बहुत सारी बना दें, तो पहली सीढ़ी स्टेप से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पानी नीचे गिरेगा और जिसके कारण पानी बहुत ज्यादा छलकेगा और पानी का एक छोटा सा झरना बन जाता है। तो ये होता है ग्रेविटी एरिएशन। तो यूजुअली जहां पे पानी के ऐसे स्रोत मौजूद है कि ऊपर से पानी तालाब में लाया जा रहा है, तो वहां पे इस तरीके के ग्रेविटी एरिएशन बना दिए जाते हैं। दूसरा माध्यम होता है स्प्रे एरिएटर। स्प्रे एरिएटर बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपने जिस तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पानी को छोटी छोटी बूंद, जितनी छोटी बूंद में आप पानी को तोड़ सकते हैं उतनी छोटी बूंद में तोड़िए और उस छोटी बूंद को हवा के संपर्क में लाते हुए वापस पानी में भेज दीजिए। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन बन जाती है। जो हवा को पानी में भेजा जाता है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि हवा को जितने छोटे छोटे बबल्स में तोड़ सकते हैं उतने छोटे बबल्स में तोड़िए और उस हवा को पानी के संपर्क में लाइए, तो पानी में ऑक्सीजन बढ़ जाती है। तो स्प्रे एरिएटर जो दूसरा टाइप का एरिएटर होता है, इसमें सिंपली क्या यूज किया जाता है कि जिस तरीके से आपने घर में शावर देखा होगा ना, नहाने के लिए यूज किया जाता है कि पाइप तो मोटा है लेकिन जहां पानी सामने निकलने के लिए होता है वहां पे नोजल लगा दिए जाते हैं, जिससे कि पानी ऐसा पूरे फव्वारे की तरफ फैलता है। इससे क्या होता है, पानी की छोटी 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 बूंदें बनती हैं और वो जो बूंदें होती हैं वो जाके गिरती हैं पानी में, तो वो हवा के संपर्क में आती हुई पानी में गिरती है, पानी में ऑक्सीजन बढ़ जाता है। लेकिन जेट जो कह सकते हैं स्प्रे एरिएशन होता है, इसका यूजुअली बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन ये भी एक प्रभावी तरीका होता है पानी में ऑक्सीजन को बढ़ाने का। उसके अलावा जो दो सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके जो एक्वाकल्चर में यूज किए जाते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज करने के लिए, वो ये, पहला तो है मैकेनिकल, दूसरा है डिफ्यूज एरिएशन। मैकेनिकल एरिएशन में क्या होता है, किसी मशीन का यूज किया जा रहा है जो कि पानी को या तो हवा को पानी के संपर्क में लाते हैं। इसमें दो होते हैं, सबसे पहला होता है सरफेस एरिएशन होता है जिसमें पैडल व्हील एरिएटर आते हैं, और दूसरा होता है जेट एरिएशन या टरबाइन एरिएशन। इसमें क्या होता है, जिस तरीके से आपने पंखा देखा होगा ना कि पंखे में क्या होता है, जब पंखी घूमती है बहुत तेज तो पीछे की हवा सामने फेंकती है, या फिर आपने ब्लोवर देखा होगा या हेयर ड्रायर देखा होगा, उसमें क्या होता है पीछे से एक खुला भाग होता है, वहां से हवा खींची जाती है और सामने गर्म हवा हालांकि उसमें फेंकता है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है जेट एरिएशन का या फिर टरबाइन एरिएशन का कि ऊपर से हवा खींची जाती है और नीचे हवा को पानी में डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है इसलिए इंडिया में इसका ज्यादा यूज होता नहीं है। फिर इसके बाद होता है डिफ्यूज एरिएशन, खासकर बायोफ्लॉक जैसे सिस्टम में डिफ्यूज एरिएशन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कंप्रेसर होता है जो हवा को बहुत ज्यादा कंप्रेस करता है और सामने डिफ्यूजर लगा दी जाते हैं जो पानी के तली में जाके सेट कर देते हैं अपन। और उसके बाद जब कंप्रेसर से हवा बहुत प्रेशर में छोड़ी जाती है तो ये डिफ्यूजर होते हैं, यूजुअली इसको अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है। बहुत सारी जगह ये सैंड से बनाया जाता है, जहां पे सैंड और ग्लू का यूज करके इसको एक ऊपर पथरीला भाग होता है जिसमें बहुत बारीक छोटे छेद होते हैं। तो ऊपर से प्रेशर से हवा आती है कंप्रेसर के जरिए और यहाँ पे चूंकि छोटे 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 छेद होते हैं तो हवा बहुत छोटे छोटे बबल के रूप में निकलती है। अब छोटा बबल तो है ही है और पानी की बिल्कुल नीचे तली में इसको सेट कर दिया। अब तली में यहाँ पे हवा निकल रहा, छोटा सा बबल और निकलते 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 करते ऊपर जा रहा, ऊपर जाते 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 वो पूरा तरीके से डिसॉल्व भी हो गया हवा पानी के अंदर। तो ये चौथा तरीका होता है जिसके पानी के अंदर ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने का। तो बेसिकली ये चार तरह की एरिएटर यूज किए जाते हैं और इनके यूज अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तौर पर ये प्रभावी होते हैं। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन के संबंध में कुछ सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए कि कब क्या और कैसे करना है। देखिए, यदि पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो मुख्य रूप से इस्तेमाल पानी के अंदर है, जो एक मछली पालक के लिए जरूरी है, वो है कि मछलियों के सांस लेने के लिए उपलब्ध हो। दूसरा इसका जो यूज मैंने बताया कि ये ऑक्सीडाइज करता है जो वहां पे चीजें होती हैं, तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि वहां पानी या तालाब के अंदर कोई ऐसी चीज हो ही ना जिसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की खपत हो। जैसे मान लीजिए आपने फीड खिलाया, अब फीड जितनी मछली खाएगी उतना तो खाएगी, लेकिन जो बचा हुआ फीड है वो तली में जाके बैठ जाएगा, अब वो ऑक्सीडाइज होगा। उसके ऑक्सीडेशन में क्या होगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो ऑक्सीजन कहां की खत्म हो रही, वही ऑक्सीजन खत्म हो रही जो मछलियों के सांस लेने के लिए जरूरी थी। तो यहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी के अंदर कोई भी ऐसी चीज ना सड़े गले जिसके ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन खत्म हो, ताकि जो मैक्सिमम ऑक्सीजन है मछलियों के सांस लेने के लिए तालाब में बची रहे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, यदि कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा बादल हैं और 2 दिन से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही, धूप नहीं निकल रही है,
तो आपको यहां पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ऑक्सीजन को तालाब में बढ़ाने के लिए एरेशन सिस्टम लगा देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि तालाब में ऑक्सीजन को बढ़ाने का एक मुख्य रूप से स्रोत जो होता है वो होते हैं प्लैंकटन। लेकिन चूंकि धूप जब नहीं निकल रही होती है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस की कोई प्रोसेस होती ही नहीं है, जिसके कारण से ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं बढ़ पाती है। इसके अलावा जब रात होती है ना, और रात में क्या होता है, सूरज तो निकला हुआ नहीं होता है, तो पूरी रात भर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की कोई प्रोसेस तो होती नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, सुबह के समय ना ऑक्सीजन का लेवल काफी हद तक डाउन हो जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना कि अगर सुबह के समय मछलियां हवा में ऊपर सांस ले रही हैं मुंह खोल के, तो आपको यह समझ लेना कि रात भर चूंकि फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो नहीं तालाब के अंदर, तो ऑक्सीजन का मात्रा कम गया है, तो तुरंत में एरिएशन करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सावधानियां जो कि आपको एरिएशन करते समय रखनी चाहिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रख लीजिए कि मछली पालन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। क्योंकि जो बाकी चीजें होते हैं वो नहीं होना चाहिए के संबंध में, जैसे कि अमोनिया नहीं होना चाहिए, नाइट्रेट नहीं होना चाहिए, है ना, और कह सकते हैं कि पीएच कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन होना ही चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि होना ही चाहिए। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन पे आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन के संबंध में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, ये आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। इस तरह के यदि आप और मछली पालन संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मछली पालन से जुड़े और भी चीज जानने के लिए आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मछलीपालन.com के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जहां पे मछली पालन के संबंध में मैं और भी तरह की चीजें पोस्ट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप मुझसे जुड़कर मछली पालन करना चाहते हैं तो आप हमारे 0 to 1 कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल एक कोर्स नहीं है बल्कि एक कंप्लीट मेंबरशिप है, जो कि आपको एक कंप्लीट एनवायरनमेंट देगा। यहाँ पे आपको बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलती है, यहाँ पे आपको मछली पालन की कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है। तालाब खुदाने से लेके तालाब से मछली को निकालकर बाजार में बेचने तक की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वो आपको बताई जाती है। यहाँ पे मछली पालन को व्यापार में कैसे बदला जाए इसके बारे में मैं आपको सिखाता हूँ। साथ ही कभी आपको कोई समस्या आती है, मछली बीमार हो रही है, कोई भी और दूसरी चीजें होती हैं, आप मुझे कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर पाती है। यानी एक कंप्लीट पैकेज है किसी भी मछली पालक के लिए। इससे बेहतरीन पैकेज और कहीं नहीं मिल सकता। कीमत केवल 4,999 रुपए है। आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है और उसकी वैलिडेशन होती है लाइफ टाइम। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0 नवंबर से जरूर ज्वाइन करिए मछली पालन में सफल होने के लिए। दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।